नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ नवीन कुमार निर्मल, फ्यूचर रेडी लाइफ एडवाइज़र। आपको फ्यूचर के लिए तैयार करना। IC38 के कुछ क्वेश्चन मैंने फिर से इसमें लेकर के आया है। इसमें भी मैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, ताकि क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट भी कर दिया जाए तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के बाद भी सही आंसर दे पाएंगे। तो लीजिए, पार्ट 8 का पहला क्वेश्चन है, द इंश्योरेंस कवर स्टार्ट्स ऑन इशुएंस ऑफ। द इंश्योरेंस कवर स्टार्ट्स, इंश्योरेंस का कवर स्टार्ट होता है ऑन इशुएंस ऑफ। कब स्टार्ट होता है? जब, इसका आंसर होगा जब FPR उनको मिल जाता है कस्टमर को। FPR का मतलब होता है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, इसको शॉर्ट में FPR भी बोलते हैं। तो जैसे ही FPR मिल गया कस्टमर को, उनका इंश्योरेंस इशू हो जाता है, कवरेज स्टार्ट हो जाता है, बाद में उनके घर पर बॉन्ड पेपर वगैरह भी जाता है। तो FPR जैसे ही मिल गया, इसका मतलब है कि इंश्योरेंस का कवरेज उनका स्टार्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेप्ट सरेंडर हाउ वन पॉलिसी होल्डर कैन ट्रांसफर मनी टू थर्ड पार्टी बेरिंग नॉमिनी। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि सरेंडर को छोड़ करके हाउ वन पॉलिसी होल्डर कैन ट्रांसफर मनी टू थर्ड पार्टी। कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपने पॉलिसी, वो भी एक एसेट ही है, पेपर एसेट के अंतर्गत आता है, तो कभी कभी क्या होता है उस पॉलिसी को कोई व्यक्ति ट्रांसफ़र भी करता है, उसके मनी को। वो तो पॉलिसी होल्डर जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है थर्ड पार्टी को, टू बेरिंग नॉमिनी। तो इसका आंसर क्या होगा कि उस पॉलिसी को असाइनमेंट कर दिया जाता है। कभी कभी ये बैंक को भी असाइनमेंट कर दिया जाता है, कभी कभी किसी जिनसे वो कर्ज वगैरह लिए हुए हैं उनको भी असाइनमेंट कर दिया जाता है। तो ये जो पॉलिसी होल्डर कैन ट्रांसफ़र मनी टू थर्ड पार्टी, जब थर्ड पार्टी को जो पॉलिसी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको बोलते हैं, इसका आंसर होगा बाय डूइंग असाइनमेंट। असाइनमेंट के द्वारा वो थर्ड पार्टी को भी पॉलिसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बाय डूइंग असाइनमेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट यूज टू कवर रिस्क बियॉन्ड देयर एक्सपोजर लिमिट्स। अब कभी कभी क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी का पास में इतना ज़्यादा पॉलिसीज़ आ गई है, इतना ज़्यादा जो एक्सपोजर आ गया है रिस्क का, तो वो क्या करती है, तो वो देखती है कि अब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा हमने रिस्क लोगों का लिया है, तो वो भी अपना री इंश्योरेंस करवाती है। वो इसको बोलते हैं री इंश्योरर। तो वो अपना री इंश्योरेंस, फिर से वो इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरर को अपना रिस्क ट्रांसफ़र करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, व्हाट यूज टू कवर रिस्क बियॉन्ड देयर एक्सपोजर थी लिमिट्स, उसका आंसर होगा री इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स इन इन्वेस्टिंग इन इंश्योरेंस प्लान्स। अब कोई आदमी जैसे जानना चाहते हैं ना कि इंश्योरेंस प्लान में क्या बेनिफिट है अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे। लोग अक्सर जानना चाहते हैं, जब उनको प्लान दिखाएगा तो पूछेंगे इंश्योरेंस में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उनको ये बताना पड़ेगा कि कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा सेविंग होता है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये फ़ायदे हैं, यहाँ पर दो फ़ायदे हैं। ये पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदे हैं, तो इसका आंसर होगा सेविंग एंड प्रोटेक्शन, यानी कवरेज भी साथ साथ चलता रहता है। आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करें, कहीं भी पैसा जमा करें, आपका वो सिर्फ सेविंग हो सकता है, लेकिन कवरेज प्रोटेक्शन नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर होगा, दोनों फायदे होते हैं, सेविंग भी होता है और ये प्रोटेक्शन भी होता है। इसीलिए इंश्योरेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंश्योरेंस ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से लोगों का सेविंग भी होता रहता है, और कुछ हो गया तो सम एश्योर्ड बीमा राशि के रूप में उनको बहुत सारा पैसा मिलता है, यानी आर्थिक छवि को भी कंपनसेट किया जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ है ऐसा कि जो बेनिफिट्स है, सेविंग एंड प्रोटेक्शन। इसका आंसर होगा सेविंग एंड प्रोटेक्शन। अगला क्वेश्चन है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट विल रिजल्ट। अब हमने पहले भी समझाया है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है तब जाकर के किसी कंपनी को, किसी पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस देना होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर इंश्योरेबल, वो भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए? पॉलिसी लेते समय, एट द इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी। तो ये पूछ रहा है कि अगर कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं हो तो क्या होगा रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट यही होना है कि इंश्योरेंस में जब तक इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा, बीमा योग्य हित इसको हिंदी में बोलते हैं, जब तक बीमा योग्य जो पॉलिसी होल्डर प्रपोजर हैं, वो जब तक उनका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, बीमा योग्य हित नहीं है, तब तक उनको पॉलिसी नहीं मिलेगी। इसका आंसर होगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं पास हो सकता है।
मतलब इंश्योरेंस मिल ही नहीं सकता। इसका आंसर होगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मैं बार बार यही कोशिश कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझें, और यहां पर मैं आंसर को समझाने की बजाय क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, पॉलिसी होल्डर टेक्स ए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 30 ईयर्स, 30 सालों के लिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एंड द सम एश्योर्ड रिड्यूसेस आफ्टर 25 ईयर्स, 25 साल के बाद उनका सम एश्योर्ड जो है घटने लगता है। व्हाट कुड बी लाइकली रीजन? तो उसमें क्या होगा, पॉलिसी हैज बिकम पेड अप। इसका जो आंसर होगा सही, पॉलिसी जो है वो पेड अप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर द नॉर्म्स ऑफ रिस्क असेसमेंट बाय अंडरराइटर बोथ पेरेंट्स ऑफ ए पॉलिसी होल्डर डाई इन देयर अर्ली 30s ड्यू टू हार्ट डिजीज, व्हाट इज द रिस्क असेस्ड? अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आप एग्जाम देने जाइए तो क्वेश्चन को बार बार समझिए, और उसका जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको आंसर भी कॉमन सेंस से मिल जाएगा। अब यहां पूछ रहा है कि जब रिस्क का असेसमेंट होता है तो रिस्क असेसमेंट कौन करता है? अंडरराइटर। अब अंडरराइटर भी दो होते हैं। पहला अंडरराइटर तो वो होते हैं जो एजेंट होते हैं, जैसे आप अगर इंश्योरेंस में एजेंट का काम कर रहे हैं तो। दूसरा अंडरराइटर कंपनी में होता है जो रिस्क का असेसमेंट करता है। तो वो अंडरराइटर असेसमेंट कर रहा है, बोथ द पेरेंट ऑफ ए पॉलिसी होल्डर डाई इन देयर 30s ड्यू टू हार्ट डिजीज। वो हार्ट अटैक से, हार्ट के प्रॉब्लम से वो जल्दी मृत्यु उनकी हो जाती है। तो उनका रिस्क किस में असेसमेंट किया जाएगा? हार्ट डिजीज की वजह से उनकी मौत होती है, तो रिस्क भी किस में असेसमेंट किया जाएगा? तो रिस्क भी होता है, कोई मोरल हजार्ड रिस्क होता है, लेकिन यहां पर क्या है, हार्ट डिजीज की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, तो यहां पर मोरल हजार्ड नहीं होगा बल्कि फिजिकल हजार्ड होगा, यानी शारीरिक हार्ट के प्रॉब्लम्स। मोरल हजार्ड किसको बोलते हैं? जैसे कोई अनैतिक काम करते हैं, उनको लगता है अगर पॉलिसी ले लिए है, गाड़ी एकदम 100 के स्पीड में चलाएंगे, मेरा एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी को बोलते हैं अनैतिक कार्य करना, इलीगल काम करना, उसको बोलते हैं मोरल हजार्ड। और यहां पर चूंकि हार्ट डिजीज से उनकी मौत हुई है तो इसका आंसर होगा फिजिकल हजार्ड, शारीरिक जोखिम जो है उसकी वजह से उनका मौत हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच कैन बी गिवन टू ए वर्किंग पर्सन? आंसर, अब हाउ मच कैन बी गिवन टू ए वर्किंग पर्सन, किसी भी कामकाजी आदमी को कितना ज्यादा दिया जा सकता है पॉलिसी, कितने का सम एश्योर्ड, कितने का बीमा उसको दिया जा सकता है? तो इसका जो आंसर होता है इसको बोलते हैं HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। प्रोफेसर ह्यूबनर ने ही इसका इजाद किया था, और प्रोफेसर ह्यूबनर ने ही इसका एक फार्मूला बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने HLV। हर आदमी के, हो सकता है कि एक ही एज का 2 आदमी हो, लेकिन HLV उसका अलग अलग हो सकता है। उसका कारण क्या है? उसका फिजिकल कंडीशन क्या है, उसका इनकम क्या है, जबकि एज एक ही है लेकिन दोनों का HLV अलग अलग हो सकता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू सबका अलग अलग होता है। तो ये दिया गया, हाउ मच कैन बी गिवन टू ए वर्किंग पर्सन, कितना ज़्यादा से ज़्यादा दिया सकता है, तो उसका जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाला, इसका आंसर होगा ह्यूमन लाइफ वैल्यू। उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो निकाला जाएगा HLV, उसके अनुसार से उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, वाइल कैलकुलेटिंग ह्यूमन लाइफ वैल्यू HLV, टू कंपोनेंट्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड, दैट वन इज टेक होम सैलरी एंड अदर इज। तो दूसरा क्या होगा? अब देखिए जो मैं अभी समझा रहा था उसी से ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है कि जब वो कैलकुलेट करते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू को, HLV को कैलकुलेट करते हैं 2 अलग अलग व्यक्ति को, तो किस बातों को ध्यान में रखते हैं कि वन इज टेक होम सैलरी, एक आदमी जो सैलरी ले रहा है, और अदर जबकि वो एक ही है, एस्टेब्लिशमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो एक चीज़ तो देखते हैं कि कितना ही पैसा कमा रहे हैं, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, माने कितने दिनों तक ही जिंदा रह सकते हैं। तो एस्टिमेटेड टू द एक्सपेक्टेंसी इसका सही आंसर होगा, यानी कि उसका अनुमान लगाया जाता है कि कितना लंबा ये जिंदगी जीने वाले हैं, क्योंकि जल्दी मरना भी रिस्क है और बहुत ज़्यादा दिन जिंदा रहना भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर ज़्यादा है तब भी वो एक प्रकार का रिस्क ही कहलाता है इंश्योरेंस की भाषा में। तो वही है, एक तो सैलरी देखा जाता है और दूसरा क्या देखा जाएगा? एस्टिमेटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि इसका सही आंसर होगा एस्टिमेटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगला क्वेश्चन है, 2 पीपुल विथ सेम टर्म, 1 पर्सन हैड मोर प्रीमियम देन अदर बिकॉज। अब देखिए उसी से संबंधित एक क्वेश्चन घूम रहा है। 2 व्यक्ति हैं जिनका कि सेम टर्म है, अवधि जो है वो सेम है। 1 पर्सन हैड मोर प्रीमियम, एक आदमी ज़्यादा प्रीमियम दे रहा है
और दूसरा अदर, दूसरे का प्रीमियम अलग है। वो क्या, क्यों अलग है? वो अलग इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके हेल्थ का कंडीशन अलग अलग हो सकता है, उनका एज अलग अलग हो सकता है। जबकि पॉलिसी दोनों ने मान लीजिए टर्म सेम है, 20 साल का पॉलिसी ए भी लिए, 20 साल का पॉलिसी बी भी लिए, लेकिन दोनों का टर्म तो 20 साल है, लेकिन दोनों का एज अलग हो सकता है, हेल्थ का कंडीशन अलग हो सकता है, एज डिफरेंस पॉलिसी प्लान अलग अलग हो सकता है। तो ये सब कारण होते हैं। तो टर्म एक रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 20 साल दोनों हैं, लेकिन क्या देखा जाएगा कि दोनों के हेल्थ का कंडीशन क्या क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? हेल्थ कंडीशन एंड एज। दोनों का एज क्या है, एज के हिसाब से भी डिफर कर जाता है और उनके हेल्थ का कंडीशन से भी डिफर कर जाता है। तो मेरा ये आप लोगों को यही सुझाव है कि आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ताकि क्या होगा कि जैसे ही क्वेश्चन ट्विस्ट भी होगा अगर एग्जाम में, तो आपका कॉमन सेंस काम करेगा और आप वहां पर सही आंसर दे पाइएगा और एग्जाम पास करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और इस वीडियोस को बार बार देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट तुरंत ही क्लियर हो जाए और एग्जाम आप पहली बार में ही पास कर लें। तो मेरी यही उम्मीद है और इसी ख्याल से मैं वीडियो बनाता हूं ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर जाएं और आप एक नई दुनिया, एक नया भविष्य में गोल्डन माइंस पर आप जा करके इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।